पिता बहुत बड़े एक्टर हैं, इसलिए आप उनको एक्टर बनने का ख्याल था। लोग इसे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं बड़े होकर एक्टर ही बनूंगा, तो मुझ में एक रिवर्स रिबेलियन पैदा हो गया कि मैं नहीं, बड़े होकर इंजीनियर बनूंगा या बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, कुछ बनूंगा, लेकिन एक्टर नहीं बनूंगा। ये अभिनय की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बुनियाद जो है अभिनय की और जो 3 पिलर्स हैं अभिनय के, वो सबसे ज़रूरी चीज़ें होते हैं। एक तो है कल्पना, दूसरी है इंसानियत और तीसरी है ऑब्जर्वेशन। विवान को अभी तक प्यार हुआ है? ऑफ कोर्स ज़रूर हुआ है। कभी कोई जिंदगी में पल ऐसा भी आया जब लगा हो अब कुछ नहीं हो पाया? इस प्रोफेशन में ज़रूर कभी कभार असफलता का एहसास होता है। फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद बहुत है। मुझे मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हमें कभी डिफेंसिव नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर के। हमें मानना चाहिए कि जी ये हकीकत है। 1000 लड़के लड़कियां हो जाते हैं हीरो बनने के लिए। एक हार्ट ब्रेक शहर है, बहुत ही जिसे बुलेवार्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स कहा जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे सपने आके टूट भी जाते हैं और बहुत सारे सपने आके बन भी जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मुंबई में हूं और इन दिनों आजकल बॉलीवुड के कुछ लोगों से मिल रहा हूं। अविनाश दास जी देश के बड़े डायरेक्टर हैं, मेरे मित्र भी हैं, तो मैं उनसे कुछ अनुरोध करता रहता हूं कि मुझे कुछ डायरेक्शन सिखाइए ना। एक नई दुनिया होती है फिल्म इंडस्ट्री की। एक्चुअल में जब से हम लोगों ने 4PM बॉलीवुड और 4PM म्यूजिक शुरू किया, तब से इस दुनिया को करीब से रहकर देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुंबई में आपको पता है ये ऑफिस खुल गया हम लोगों का, और इस ऑफिस में लगातार हम लोग अलग अलग फील्ड के जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो इस कड़ी में एक नाम ऐसा है, अभिनेता बनना बहुत मुश्किल काम होता है। हमको लगता है कि अरे यार हीरो बन, मतलब ब्रांडिंग है और जलवा है, लेकिन हीरो बनने के लिए बड़ी साधना होती है। तो मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान हीरो से कराने जा रहा हूँ जो लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब आप आँख खोलते हैं ना, तो घर में आपके अगर वही माहौल हो तो वो आपके खून में रच बस जाता है, वो रक्त की धमनियों में बहता है। तो एक ऐसा ही हीरो है, जब वो उन्होंने आँख खोली तो उनके पिता आज भी पूरे दुनिया में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर रहे हैं और बेटा पिता की तरह एक होनहार कलाकार बनता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नसीरुद्दीन शाह साहब के बेटे विवान शाह की। विवान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मुझे बड़ा किसी नौजवान हीरो को इतने पास से बैठ कर देखकर पहली बार मुझे बड़ा सौभाग्य हुआ। मुझे लगा, और बहुत मुश्किल होता है ना अपने आप को मेंटेन रखना, इतना पतला दुबला। हम तो 50 ग्राम वजन कम नहीं होता और आप लोग एकदम स्लिम टिम। अब यहीं से शुरू करता हूँ जी। एक अभिनेता को अभिनय के अलावा अपना जीवन संयम रहे, उसका वजन ना बढ़ जाए, ये सब के लिए भी बहुत साधना करनी पड़ती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वजन को बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे भी है आपका शरीर, उसके साथ आप क्या कर पाओगे वो एक्टर की जिम्मेदारी और एक्टर का काम होता है। क्योंकि हमारा काम शायद ये नहीं है कि एक बॉडी को एक स्पेसिफिक तरीके से रखना, चाहे वो 6 पैक हो या जो कन्वेंशनल हीरोगिरी वाले जो डोले शोले जो मसल्स वगैरह हो। लेकिन हमेशा से मेरे माता पिता का भी मानना रहा है कि एक एक्टर का शरीर उसका कैनवस होता है। सही बात है। और किसी भी प्रकार का शरीर हो सके तो उसके साथ जो आप करोगे वो आपके कला का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अपने शरीर को कैसे इस्तेमाल करते हो और कैसे कला के रूप में उसे कैसे पेश करते हो। बिल्कुल ठीक बात है। विवान भाई, पिता बहुत बड़े एक्टर हैं, इसलिए आप उनको एक्टर बनने का ख्याल था, या बचपन में आप वो देखते रहे तो आपके मन में आया कि पिता की तरह बनूं, या फिर बाद में आपने सोचा कि नहीं मैं एक्टर बनूं? नहीं, हमें एक्टर बनना नहीं था बचपन में, क्योंकि ये लोग इसे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं बड़े होकर एक्टर ही बनूंगा। तो अगर मैं 10वीं या 12वीं के बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कर रहा था तो कई बार दोस्त लोग ऐसे हंसी मजाक करते थे कि अरे यार तू तो पढ़ाई क्यों कर रहा है, तू तो बड़े होकर एक्टर ही बनेगा। तो मुझ में एक रिवर्स रिबेलियन पैदा हो गया कि मैं नहीं, बड़े होकर इंजीनियर बनूंगा या बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, कुछ बनूंगा, लेकिन एक्टर नहीं बनूंगा। लेकिन जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पे ले आई जहाँ पे हमारे सबसे मनपसंद निर्देशक के साथ हमें काम करने का मौका मिला। और जब मैं काम कर रहा था उनके साथ, तो मैं उस समय कॉलेज के 2nd ईयर में था। कौन निर्देशक थे? विशाल भारद्वाज जी, जो अच्छा। 7 खून माफ थी। हाँ। और मैं उस साल 19 या 20 साल का था और कॉलेज के 2nd ईयर में था, पढ़ाई कर रहा था। और
ज़रूर ये हमेशा से था दिमाग में कि फिल्म ख़त्म होने के बाद मैं जाकर अपनी पढ़ाई ख़त्म करूँगा, जो मैंने किया। लेकिन शायद ये फैसला फाइनल नहीं था कि मैं प्रोफेशनली एक एक्टर ही बनूंगा। लेकिन वो फिल्म बनाते समय एक ऐसा एहसास हुआ कि जो सिनेमा जो माध्यम है हमारे समाज के लिए बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण माध्यम है, हमारे समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और ये जो ऊपर वाले ने जो मौका दिया है मुझे इस माध्यम का हिस्सा बनने का, मुझे इसे ऑनर करना चाहिए और आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो ये जब ख्याल आया दिमाग में 20 साल की उम्र में, तो तब से ही मैं एक फुल टाइम एक्टर रहा हूँ। विमान भाई, पहली मूवी कौन सी थी आपकी जिसमें आपने काम किया था? वो थी सात खून माफ। किसकी, कौन डायरेक्टर था? विशाल भारद्वाज। अच्छा, विशाल भारद्वाज की थी। ओके। यहाँ से आपने शुरुआत करी जीवन जी। में। कैसा लगा था उस फिल्म में काम करने के बाद, क्योंकि आप इंजीनियर बनना चाहते थे? और फिर मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता था, बस एक अजीब सा ख्याल था कि मैं एक्टर बनने के अलावा कुछ भी बनूंगा तो इंजीनियर तक भी बन जाऊंगा। अच्छा। लेकिन ऑफ कोर्स एक्टर नहीं बनना। तो ये कारण क्या था कि मतलब घर में आप लगातार पापा को बहुत मेहनत करते हुए देखते थे, तो लगता था ज़्यादा मेहनत का काम है ये? नहीं, मेहनत का काम है इस वजह से नहीं मुझे दिक्कत थी एक्टर बनने से, बस इस वजह से थी क्योंकि बचपन में हमेशा लोगों को लगता था कि मैं बड़े होकर यही करूंगा। अच्छा, लोगों ने मान लिया था आपको करना ही है ये। एक ऐसी अजीब सी एक्सपेक्टेशन थी, तो उसके वजह से उसके खिलाफ जाने के चक्कर में मैं हमेशा से एक ऐसा रिवर्स रिबेलियन कहा जा सकता है कि हाँ, नहीं, यूजुअली क्योंकि क्या होता है कि उल्टा होता है, मैंने इंजीनियर अभिनेता बनना चाहता है, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ था। हाँ, नहीं, मैंने देखा है कई नौजवानों के मन में आता है कि यार ये तो पिता का एम्पायर है, हमें अपना अलग करना है। ये ख्याल हर नौजवान के मन में शायद आता है। इतनी आसानी से वो पिता के साम्राज्य पे जाना नहीं चाहते, कहते मेरी अलग पहचान है। विशाल भारद्वाज की इस पिक्चर ने फिर आपका कैरियर बदला, और कितनी फिर पिक्चरों ने काम किया आपने? उसके बाद फिर ये मेरी इन गलियों में मेरी 7वीं फिल्म है। अच्छा, 7 फिल्म कर चुके हैं और 5 वेब सीरीज कर चुका। अरे वाह, 7 फिल्में और 5 वेब सीरीज। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अविनाश दास जी ने एक बहुत बेहतरीन पिक्चर बनाई इन गलियों में। लखनऊ में उसकी शूटिंग हुई और एक मोहब्बत की कहानी है। मोहब्बत से ज़्यादा मुझे लगता है बेमान भाई कि इस समाज को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है जी, सामाजिक माहौल की, प्यार की, भाईचारे की, एकता की जी, वो कहानी है। तो ये जब आपको स्क्रिप्ट पढ़ने को मिली, क्योंकि हर हीरो पहले स्क्रिप्ट पढ़ता है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद पहला ख्याल क्या आया मन में? सबसे पहले तो स्क्रिप्ट से ही बेहद मोहब्बत हो गई। और ये स्क्रिप्ट ये भी मुझे समझ में आया कि जो स्क्रिप्ट जो है उसका साहित्य से बहुत बड़ा जुड़ाव है, क्योंकि जो वसु मलविया जी के बेटे हैं पुनर्वसु, उनने जो इसका अडेप्टेशन किया था पहले नाटक के रूप में और उसके बाद स्क्रीन प्ले के रूप में, और जब पहली दफ़ा उसने इस स्क्रिप्ट को जीवित कराया अवंतिका और मेरे लिए, उसे पढ़कर सुनाया, उसके कई गानों को भी गिटार पर बजाया और गाया, तो मुझे उस पूरे स्क्रिप्ट की जो दुनिया है उसका एक चित्र सा मिला पुनर्भाई के नरेशन में, और उससे काफ़ी सारी चीज़ें मिली जिन्होंने मेरे काम को और किरदार को काफ़ी बारीकी से कंस्ट्रक्ट करने में बहुत मदद आया। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली उस नरेशन से जो बहुत काम में आई, जिसे मैं अपना पाया अपने अभिनय में और अपने किरदार को बनाने के प्रोसेस में। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और ये नाटक तो हमारे मित्र शशांक उन्होंने प्ले किया था, उसके बाद पिक्चर बनी। ये समाज जो है बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा है, हिंदू मुसलमान की फसाद की बातें होती रहती हैं। पूरी पिक्चर एक प्यार का संदेश देती है। आप एक सब्जी वाले हैं उसमें, और एक मुस्लिम लड़की अवंतिका से आपको प्यार हो जाता है। तो आपने जो चरित्र जिया है उसमें बिल्कुल आप ओरिजिनल, वो चुलबुले से वैसी सब्जी बेचने वाले। ये अभिनय की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है? मतलब आप बिल्कुल ही सब्जी वाले लग रहे हैं उसमें। आप अभिनय के 3 आप कह सकते हैं कि सबसे 3 जो बुनियाद जो है अभिनय की, और जो 3 पिलर्स हैं अभिनय के, वो सबसे ज़रूरी चीज़ें होते हैं। एक तो है कल्पना, दूसरी है इंसानियत, और तीसरी है ऑब्जर्वेशन। तो तीनों के साथ आप कैसे उस किरदार को पैदा करेंगे, वो सबसे दिलचस्प बात होती है अभिनय की। कि क्योंकि मैंने ऐसी ज़िंदगी कभी महसूस नहीं की है जो हरिया की जो ज़िंदगी है।
तो अपने अंदर की इंसानियत के दौर से, कला के दौर से, काल्पनिक दौर से, और खास करके जो कुछ भी ऑब्जर्वेशंस हैं नौजवानों को लेकर के या सब्जी वालों को लेकर के, उन्हें अपनाने का मौका मिला, और उन सब से इस किरदार को एक स्कल्प्ट करने में, एक स्कल्पचर की तरह उसे बनाने में बहुत मज़ा आया मुझे इस किरदार को निभाते समय, क्योंकि बहुत ही रंगीन किरदार है, बहुत ही अतरंगी भी है। उसके बाल और उसका जो चलने का, बात करने का जो अंदाज है बहुत ही अद्भुत है और अतरंगी है, अजीब सा है, लेकिन बहुत ही प्यारा है और बहुत रौनक है इस किरदार में। हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, हद से ज़्यादा मुस्कुराता रहता है। और लेकिन तो इस किरदार को बनाते समय ऐसे लगा कि मैं एक स्कल्पचर सा बना रहा हूँ। तो बहुत उसमें उसे बनाते समय, उसे कंस्ट्रक्ट करते समय बहुत मज़ा आया। बड़ी साफ सुथरी पिक्चर। आपने तो हीरोइन को कहीं किस भी नहीं किया, प्यार भी नहीं किया जी। ऐसी पिक्चरें होती नहीं हैं आमतौर पर। सबसे अच्छा सीन कौन सा था पूरी पिक्चर में जो आपको लगा आपके दिल को छू गया? बहुत सारे सीन्स हैं, खास करके जब वो एक्सप्लेन करती है कि जब मैं उसे समझाता हूँ कि उसके नाम में कोई ज़्यादा वात्रा नहीं होते हैं, तो मैं उसे पहले अपना नाम का बयान देता हूँ और फिर उसका नाम सुना के मैं दिखाता हूँ कि हाँ, मात्रा के कोई चक्कर नहीं है, और ना बिंदी का, सीधा स ब न। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नाजुक सा एक सीन है, बहुत ही बढ़िया सीन है, वो रोमांटिक सीन है। बहुत सारे शेर और शायरी इस पिक्चर में इस्तेमाल की गए, और वो सारे शेर और शायरी केवल दो धर्मों के बीच में कैसे सामंजस्य बने, एक हिंदू लड़के आप और एक मुस्लिम लड़की, उसके बीच में प्यार का सेतु कैसे बने। कैसा लगा आपको? ये पहली बार मैं तो बड़ा खुश था, हालांकि ये पहली पिक्चर है जिसमें मेरा चैनल 4PM मीडिया पार्टनर भी था, तो मैंने ये देखा, मुझे पहली पिक्चर लगी जिसमें इतने शेर और शायरी से समाज को जोड़ने वाली बात की गई। बिल्कुल, वो चीज़ भी आपको कुछ अलग सी लगी? बिल्कुल, बहुत। और ये मेरे लिए बहुत ही एजुकेशनल प्रोसेस थी फिल्म बनाते समय, क्योंकि हर दिन सेट पे बहुत ही गजब के लोग आते थे, बहुत ही स्कॉलरली लोग आते थे, काफ़ी सारे लाइक माइंडेड लोग आते थे जिनके सोच विचार हमारी तरह ही हैं, और जो समस्याएं अभी जो समाज गुजर रही है, जिन समस्याएं से, तो उनके बारे में सोच विचार करने वाले लोग कई सारे आते थे हमारे शूट पे, और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। अविनाश सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। हर दिन एक साहित्य का एक नई, चाहे वो कविता हो या एक कहानी हो या एक उर्दू की शायरी भी हो, हर दिन आंखें खुल जाती थी, कुछ नया काम से मेरा ताल्लुकात बन जाता था। आई वुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर एवरी डे ऑन द सेट। तो बहुत ही एक एजुकेशनल प्रोसेस थी मेरे लिए। गाने बहुत अच्छे थे, बहुत ही खूबसूरत। आपको याद हुआ कोई गाना? बहुत सारे, तेरे कहने पे जर्दा छोड़ दिया, जा जानम जा, बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत गाने जो इस मोहल्ले के जो अनोखी जो गुण हैं उसे बाहर निकल आते हैं उन गानों से। आप गाना गाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन इतना अच्छा नहीं। अच्छा, थोड़ी दो लाइनें सुनाइए ना। नहीं, इतना अच्छा नहीं गाता हूँ मैं। कॉन्फिडेंस गाने वाले को कम हो जाता है क्या? नहीं, गाने को आई थिंक उसके लिए एक अपनी आवाज़ को और उसको सुधारनी पड़ती है काफ़ी। तो वो अभी तक हमारी आवाज़ उस मुकाम पे पहुंची नहीं है कि मैं पेश कर सकूं अपनी आवाज़ को। बेवान शाह को एक्टिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ें पसंद है? मैं उपन्यास भी लिखता हूँ। अच्छा। और जी, थिएटर भी करता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ। अच्छा, ये आप पहली बार मैंने सुना आपके बारे में। मैंने पढ़ा बहुत, लेकिन उपन्यास, आपका कोई उपन्यास पब्लिश भी हुआ है? जी, 3 पब्लिश हुए हैं। अच्छा, कौन कौन से, क्या नाम है उनका? एक है लिविंग हेल करके, दूसरी है मिडनाइट फ्रीवे, और तीसरी है द फॉरसेकन विल्डरनेस। अच्छा, तीनों आपको मिलेंगे बुक स्टोर्स वगैरह में। ओके, क्या क्या थीम क्या है इनकी? और पहले 2 क्राइम नॉवेल्स हैं और तीसरी जो है एडवेंचर नॉवेल है। अच्छा जी। ये लिखने का शौक कहाँ से आया बेवान? लिखने का शौक बचपन से था, हमेशा कला की तरफ एक सफ़र हमेशा सी थी बचपन से। और वो जो सफ़र है, एक आर्टिस्टिक सफ़र, जर्नी जो होती है हर इंसान की ज़िंदगी में, वो कई बार अलग अलग माध्यमों से मिलजुलती हैं और अलग अलग रूप लेती हैं ज़िंदगी में, जवानी में, नौजवानी में, बचपना में। और तो 24 साल की उम्र में कई सारे अलग अलग माध्यमों से मैं कोशिश करके मैंने फाइनली तय किया कि मैं साहित्य मेरे लिए सबसे सही माध्यम है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और अपने आप को डुबाने का। एक कला में अपने आप को डुबाना पड़ता है
जो एक अब एक अगर आप डूब जाओ उसमें, तो मेरा मानना हमेशा से रहा है कि जो दिमाग है और दिल है वो हमेशा सुखी रहता है। अगर आपके पास कुछ है, वापस जब आप घर जाते हो, कुछ चीज़ अगर आपको ऑक्यूपाई करेगी, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, एक बहुत ही बढ़िया तोहफा होता है एक व्यक्ति की ज़िंदगी में। खैर हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था कि किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता आपका। बिल्कुल बिल्कुल है ना, किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। बिल्कुल। आपके अकेलेपन में सबसे ज़्यादा आपका साथ आपकी किताबें देती हैं। बिल्कुल। कभी कभी विमान ऐसा होता है कि किसी बड़े अभिनेता का बेटा होना कभी कभी सकारात्मक भी होता है, कभी कभी नकारात्मकता भी होता है। सकारात्मक ये होता है कि आपके पीछे आपके एक पूरी एक छवि चलती है कि आप उनके बेटे हैं जी। है ना। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में इसका फ़ायदा भी मिल जाता है कि बड़े कलाकार का बेटा है तो इस्टेब्लिश हो जाएगा। और नेगेटिव बात जो मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी के बेटा या बेटी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसका प्रेशर भी रहता है। जी। जैसे अमिताभ बच्चन का प्रेशर था अभिषेक को, लोग अमिताभ बच्चन की कॉपी देखना चाहते थे, तो अभिषेक पे कई बार लोगों का क्रिटिक का मानना भी था कि उस प्रेशर की वजह से जितना बेहतर वो कर पाते थे, शायद कि मैं अमिताभ बच्चन उतना नहीं कर पाए। नसरुद्दीन शाह साहब इस फिल्म इंडस्ट्री की नींव के पत्थर हैं। वो प्रेशर महसूस किया, अपने पिता का प्रेशर होना भी मैं कभी महसूस किया? जी, वो एक पॉजिटिव प्रेशर है, वो और मोटिवेट करता है और मेहनत करने का और कामयाब होने का और कोशिश करने का। बहुत ही वो एक हमेशा से एक पॉजिटिव प्रेशर रही है और पुश करती है और मोटिवेट करती है और शक्ति देती है। तो ये हमेशा से मेरा मानना रहा है कि हमेशा से एक पॉजिटिव प्रेशर है ये। जब इन गलियों में देखा तो नसीर साहब ने क्या कहा? मतलब उनको बहुत अच्छी लगी फिल्म। अच्छा। उनको बहुत ही, उनके दिल को इस फिल्म ने काफ़ी छू ली, क्योंकि जिस विषय को ये फिल्म एग्जामिन करती है वो विषय हम सबके दिमाग पे है, सबके बहुत चिंता है। और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इस फिल्म बहुत ही बारीकी से और नाजुकता से कोशिश करती है एक प्यारा सा संदेश देने का समाज में, देश में। आपकी एक्टिंग को लेकर उन्होंने कुछ कहा? जी, उनको बहुत बहुत गर्व हुआ, अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा। और खास करके क्योंकि मैं यूपी का किरदार प्ले कर रहा था इसमें और हम हैं यूपी के, तो उस पर और एक बार हमने अपने पिताजी के साथ बहुत पहले एक नाटक किया था संक्रमण करके, उसमें भी सिमिलर एक अवधी भाषा करने की कोशिश की थी उसमें। तो जो कुछ भी मैंने रियाज किया था उनके साथ, इस फिल्म में उसे अपनाने का और डालने का मौका मिला, जो हम दोनों के लिए बहुत खुशी की बात थी। पिता और पुत्र के संबंध कैसे हैं आप लोगों के? बहुत बहुत बढ़िया संबंध है। हम एक बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हैं, आर्टिस्टिक कोलैबोरेटर्स भी हैं, साथ में मिलजुल कर काम करते हैं थिएटर में, कभी कभार फिल्मों में, एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो बहुत ही गहरा संबंध है और बहुत ही एक पार्टनरशिप, एक दोस्ती है और एक बहुत ही खूबसूरत सी कोलैबोरेशन भी है। ये कहा जाता है कि आजकल साउथ की फिल्मों ने बॉलीवुड पे बड़ा प्रेशर डाल दिया है। साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं और बॉलीवुड इस समय बहुत बेहतर नहीं कर पा रहा है। महसूस करते हैं ये दबाव आप लोग भी? नहीं, एक्चुअली ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश के सारे जो रीजनल सिनेमाज हैं अभी बहुत ही एक्सपेरिमेंटल और न्यू टाइप की फिल्में बना रही हैं। खास करके मुझे बहुत पसंद है मलयालम फिल्में, केरला से जो फिल्में आ रही हैं बहुत ही अद्भुत फिल्में हैं और बहुत ही आई वुड से इवॉल्व्ड और सोफिस्टिकेटेड फिल्में हैं। और बहुत सारे हमारे देश के हर एक रीजनल सिनेमा में बहुत एक बढ़िया सा रेनेसांस चल रहा है, एक न्यू वेव सी हो रही है और ये बहुत ही एक खुशी का मौका है हम सब के लिए। आप शायद बात कर रहे हैं वो जो कमर्शियल साउथ की जो एक्शन फिल्में हैं, एक्चुअली मैंने उन्हें देखा नहीं है ज़्यादा, तो मैं जानता नहीं हूँ उनके बारे में ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैं साउथ की जो कमर्शियल फिल्में हैं उन्हें ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। लेकिन जो साउथ की जो एक्सपेरिमेंटल फिल्में हैं, जो स्लाइटली और आर्टिस्टिक टाइप की फिल्में हैं, उसमें मैं ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। हाँ, लेकिन ये देखते हैं ना कि आमतौर पर लोग बजट भी देखते हैं कि साउथ की फिल्में 200 करोड़ 400 करोड़, और यहाँ पे बड़े बड़े स्टार की फिल्में, ईद पे रिलीज हुई सिकंदर पेट गई, तो जो बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं कर पा रही है, वहाँ पे बजट जब लोग सामने आता है कि 400 करोड़ कमा रही है, 500 करोड़ कमा रही है, पैसा भी एक बड़ा फैक्टर तो रहता ही रहता है फिल्म इंडस्ट्री में। ये सब चीज़ें आई थिंक वैज्ञानिक लोग को ही समझाना पड़ेगा दर्शकों को। कोई बहुत ही इकोनॉमिक साइंटिस्ट अगर कोई हो तो वो ही शायद समझ पाएगा जो फिनोमेना और जो चीज़ें हो रही है हमारे मार्केट प्लेस में, वो मेरे तो समझ के बाहर है। हाँ, सही बात है।
अच्छा, जब आप अभिनय करते हैं जी। तो दर्शक आपके अभिनय को किस तरह ले रहे होंगे, ये सब भी दिमाग में रहता है? जी, ज़रूर, ज़रूर, कि अगर दर्शक को सच्चाई दिखेगी, सत्य दिखेगी उस काम में, वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी हमारे काम में एक इनऑथेंटिसिटी और एक झूठ कभी महसूस नहीं होनी चाहिए दर्शक को। दर्शक को लगना चाहिए कि जो देख रहे हैं वो पर्दे पर, वो सच्चाई है, और एक कोशिश है ईमानदारी के साथ सच्चाई को पेश करने का। तो वो हमारा फ़र्ज़ है दर्शकों की तरफ। पहले ऐसा होता था कि लोग मानते थे कि सेक्स और क्राइम ये दो चीज़ें हैं ऐसी हैं जो बड़ी तेज़ी से बिक जाती हैं। ये अगर सेक्स पे पिक्चर बहुत होगी, क्राइम उसमें ज़्यादा होगा, पोस्टर्स पे वैसे सीन होंगे थोड़े वल्गर टाइप के, वो पिक्चरें ज़्यादा बिकेंगी। लगता है क्या आपको ऐसा? नहीं, मैं समझा नहीं। मैं पहले के दौर में कुछ हीरोइनों के थोड़े वल्गर टाइप के फ़ोटो जिसमें कम कपड़े पहने होती थी वो लगा दिए जाते थे। पिक्चरों में क्राइम ज़्यादा होगा तो ये माना जाता था कि सेक्स और क्राइम पे आधारित जो पिक्चरें होंगी वो ज़्यादा चलेंगी, ज़्यादा मार्केट करेंगी। आपको लगता है कि भारत का जनमानस, भारत का आम आदमी क्या ऐसी पिक्चरों को देखना ज़्यादा पसंद करता है आर्ट मूवी को कम? नहीं, मुझे तो पता नहीं इस बात के बारे में, लेकिन मुझे ज़रूर इतना तो पता है कि जो आम आदमी है, अगर आप उसे कुछ भी चीज़ दिखाओगे जिसमें सच्चाई हो, जिसमें अपनी जो खुद की जो ज़िंदगी है उनकी, वो उसका एक आईना मिलता है या उसका एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो ज़रूर हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, और एक हमारे सिनेमा की एक उन्नति भी है, एक एवोल्यूशन है कि आजकल रियलिज्म का दौर चल रहा है कि जो दर्शक है वो सच्चाई देखना चाहता है स्क्रीन पर। कभी कभार माया भी देखना चाहता है, एक इल्यूजन को, एक फैंटास्टिकल दुनिया को। लेकिन ज़्यादातर आज के दौर में मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि दर्शक चाह रहा है कि फिल्म पे अपनी ज़िंदगी की सच्चाई देखने का मौका मिले। आपके मन में कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जिसको आप एक पिक्चर में जीना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये एक पिक्चर ऐसी बने जिसमें मैं ये किरदार कर सकूं, असलियत पे पिक्चर के अंदर, एक्टर के एज एक्टर के, जो जिन किरदारों में मैंने जो निभाया है उनमें से एक नहीं। आप मन में होता है ना कि यार कोई पिक्चर ऐसी बने जिसमें मेरा करेक्टर ये हो, मैं बहुत बढ़िया आशिक हूँ, मैं बहुत बढ़िया क्राइम कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया ऑफिसर हूँ, ऐसा कोई किरदार मन में है? चूंकि आप लेखक भी हैं, लेखक के अंदर मैं मानता हूँ हर समय एक किरदार जिंदा रहता है और लेखक तभी लिख पाता है जब वो उसमें डूबा होता है, उस किताब के अंदर खुद को जी रहा होता है। जरूर। तो विवान की जिंदगी में कोई कैसा चरित्र है जिसको विवान जीना चाहते हैं? जरूर एक टपोरी का रोल जरूर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो बम्बईया भाषा है मुझे उसमें बहुत रुचि है और मैं बहुत सुनता रहता हूँ और बचपन से लेकर अभी तक सुनता गया हूँ और बात करता रहता हूँ अपने दोस्तों को उस भाषा में, और बहुत ही दिलचस्पी है उस भाषा में, तो उसे पेश करने में का एक पुरानी सी इच्छा है। एक नौजवान हीरो की जिंदगी में कभी प्रेम भी ऐसी कोई चीज होती है जी। विवान को अभी तक प्यार हुआ है? ऑफ कोर्स जरूर हुआ है, जरूर हुआ है। पिताजी को पता कि विवान को प्यार हो गया? ऑफ कोर्स, जी जी जी। पिताजी ने स्वीकृति दे दी? क्या चीज? पिताजी ने उस प्यार की स्वीकृति दे दी आपके? हाँ, स्वीकृति का मतलब क्या होता है? परमिशन दे दी। जी जी जी। लड़की पसंद आ गई तो हम लोग बहुत जल्दी विवान की शादी में शामिल होंगे। वो तो पता नहीं। विवान, लेखक जो होता है, अभिनेता तो भावुक होता है जी, लेखक उससे ज्यादा भावुक होता है। तो आपकी जिंदगी में सबसे भावुक पल कब आए थे जब आप बहुत इमोशनल हो गए थे? आपको पता है बहुत ही एक अनोखी बात है लेखक के माध्यम को लेकर के, कि लेखक का जो माध्यम है प्रोज, वो एक ऐसा अनोखा माध्यम है जिसमें आपको सिर्फ एक कलम और कागज की जरूरत पड़ती है। जो प्ले राइट होता है या जो पेंटर होता है या जो स्क्रीन राइटर होता है, उसको अपने कला को पैदा करने में काफ़ी सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत लगती है, जैसे पैसा, दूसरों का समय। जैसे अगर मुझे प्ले खड़ा करना है तो मुझे सबसे पहले थोड़ी बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अलावा अगर पैसों की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी तो लोगों का वक्त का ज़रूर पड़ेगा। तो जो रिसोर्सेज जो हैं, समय और जो पैसा, ये दो सबसे अहम रिसोर्सेज हैं। तो इसके बगैर अगर आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी कला को प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया बात है। और खास करके आज के तारीख में जब रिसोर्सेज को इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो मेरे लिए बहुत ही लिबरेटिंग बात थी
बुक्स लिखना और प्रोज में डूब जाना, क्योंकि मेरे लिए इसमें मुझे ना ही किसी को तंग करने की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ी। तो ये, क्योंकि मैं थिएटर की दुनिया से हूँ और फिल्मों की दुनिया से हूँ, ये मेरे लिए बहुत लिबरेटिंग बात थी कि मैं अपना काम खुद कर सकता था अकेले, और मैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके मैं कंट्रोल में था। जो मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो, उसके लिए तो फिर भी आपको एक पब्लिशर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आप उस किताब को जिंदा तो कर सकते हो। अब तो खूब सारे पैसे इकट्ठे हो गए होंगे बेवान के पास में, है ना? इतने सारे नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी कोई जिंदगी में पल ऐसा भी आया जब लगा हो कि अब कुछ नहीं हो पाया? अरे जरूर बिल्कुल। इस प्रोफेशन में ज़रूर कभी कभार असफलता का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि गाड़ी एकदम ठीक नहीं चल रही है, कभी कभार अप्स एंड डाउन जैसे कहते हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो काम कर रहे हैं उससे शायद खुश नहीं हो इंसान। मेरी ज़िंदगी में तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जो काम कर रहा था मैं खुश नहीं था, लेकिन कर रहा था। और क्योंकि सबसे दो वजहों से, एक तो कि काम करना पड़ता है, कमाई करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने क्राफ्ट को होन करना पड़ता है। तो सिर्फ आई वुड से कि इन दोनों वजहों से, क्योंकि एक तो है कि कमाई कभी छूटनी नहीं चाहिए, एक लगातार एक स्टेडी एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट तो मैंने हमेशा से मैनेज की है, कि मैं हमेशा से एम्प्लॉयड रहा। कई कबार ऐसे एक दो साल गुजरे हैं जहाँ पे कोई काम नहीं था या एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि कंसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट मुझे मिला, कंसिस्टेंट इनकम अर्न करने का मौका मिला मुझे, और क्राफ्ट को सुधारने का मौका मिला, अपने कला को और अपने क्राफ्ट को, अपने जो कुछ भी इन सारे सालों में सीखा है, इन गलियों में जैसी फिल्म में मुझे अपनाने का मौका मिला उसे, जो कुछ भी क्राफ्ट के बारे में, अभिनय के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा है मैंने। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद बहुत है, कि अभिनेता का बेटा है तो उसको तो काम मिल ही जाएगा। ये एक जनरेशन के अंदर बड़ा गुस्सा भी है इस बात को कि बॉलीवुड में जो स्थापित परिवार हैं, कपूर परिवार, आपका परिवार, किसका परिवार, तो जो स्थापित लोग हैं वो तो अपने बच्चों को काम दिला देते हैं। क्या ये आरोप सही है? ये इस बार आपको, जैसे पिछले सवाल के लिए आपको एक इकोनॉमिक वैज्ञानिक को बुलाना चाहिए था, इस बार एक सोशल साइंटिस्ट को ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इस सवाल को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। ये आई थिंक एक जायज़ बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जो सेकंड जनरेशन लोग हैं मुझ जैसे, हमें कभी डिफेंसिव नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर के। हमें मानना चाहिए कि जी ये हकीकत है, जो लोग जिनकी जान पहचान है इस शहर में और इस व्यापार में, उनके लिए और आसान हो जाता है ज़रूर। लेकिन क्योंकि लोग जानते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा नाम डेटाबेस पे ऑलरेडी है, लेकिन अगर बाहर से कोई लड़का आता है, उसको वही पहाड़ को चढ़ने में कई साल लग जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो है, कि वो एक अभिनेता है जो काम करने लायक है और जो अच्छा काम करता है। तो उसी स्थान तक पहुंचने में बहुत साल बीत जाते हैं कई लोग। तो हमें एक एडवांटेज मिल जाती है कि लोग जानते हैं कि हम हैं, और ज़रूर उससे ये एक अनफेयर सिस्टम भी है। और अच्छी बात है कि लोग अभी इसमें बदलाव भी आ रहा है, बहुत सारी नई आवाज़ें सुनने का मौका मिल रहा है हमें। हमारे सिनेमा में नए आवाज़ आ रहे, नई आवाज़ें आ रही हैं, नए किस्म के लोग आ रहे हैं, नई कला आ रही है, और एक बहुत ही बढ़िया दौर है हमारे सिनेमा का, बहुत ही एक ज़रूरी दौर है कि जो खास करके जैसे इन गलियों में का एक उदाहरण आप ले लो कि ये एक स्मॉल टाउन की कहानी है, और अभी इतनी सारी बहुत ही खूबसूरत स्मॉल टाउन कहानियाँ आई हैं, लेकिन पहले शायद 90s के दौर में ज़्यादातर बम्बई के ऊपर या कहानियाँ लिखे जा रहे थे। तो अभी ये बहुत ही बढ़िया सी एक उन्नति है हमारी सिनेमा की, कि अलग अलग मोहल्लों की कहानियाँ आ रही हैं हमारी फिल्मों में। मैं मुकेश छाबड़ा जी का कुछ दिन पहले इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस में लगभग औसत
1000 लड़के लड़कियां रोज आते हैं हीरो बनने के लिए। एग्जैक्टली। देश के अलग अलग देश, यानी 30,000 नौजवान मुंबई आ रहा वही है, सोचिए। मुंबई के सपनों में। वो बता रहे थे सिर्फ 1% लोगों को काम मिल जाता है। सोचिए, तो ये मुंबई जो है, ये जो बहुत एक हार्ट ब्रेक शहर है, बहुत ही जैसे बुलेवार्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स कहा जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे सपने आके टूट भी जाते हैं और बहुत सारे सपने आके बन भी जाते हैं। तो ये एक तलवार सी है, इसमें 2 हिस्से हैं इस तलवार की, और कई बार दूसरे हिस्से की कहानियाँ हमें सुनने को नहीं मिलती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब असफलता की कहानियाँ और जिन कहानियाँ के बारे में हम ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, हमदर्दी रखें, इंसानियत रखें। क्योंकि मुझे तो लगता है कि जो भी लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, आते हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं इस माध्यम से और इस कला से। जो लोग मशहूरता या फेम और पैसों के पीछे हैं, मैं उनके साथ एम्पथाइज और सिंपथाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी नीयत अलग है। और मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो नीयत है वो है, लेकिन वो हमारी नीयत नहीं है। जो लोग इस कला में आते हैं और इस माध्यम में आते हैं क्योंकि वो उस कला और उस माध्यम में दिलचस्पी रखते हैं, उस माध्यम के फलों में दिलचस्पी नहीं रखते। तो किसी भी सदस्य को इस शहर में, इस कला और इस व्यापार में हमेशा से सफ़र पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, मंजिल पे नहीं। काम पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, फल पे नहीं। हाँ, लेकिन काम मिलेगा तब ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये भी एक अच्छा दौर चल रहा है कि आप अभी एक नया आप अपना खुद का काम कर सकते हो, चाहे वो किसी भी तरह का मंच हो, चाहे वो नाटक के रूप में हो, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म के रूप में हो, या तो एक मोबाइल फोन के रूप में भी हो। तो बहुत सारे अलग अलग मौके मिल गए हैं, माध्यम आ गए हैं जिनमें नौजवान लोग अपना काम पेश कर सकें। लेकिन जैसे आपने कहा कि इतने सारे लोग आते हैं और मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं, तो हमें सब सेंसिटिव होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए इस बात को लेकर के। और उस आधार पे हमें एक ऐसा भविष्य बनाना चाहिए जहाँ पे इक्वालिटी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सबको मौके मिले अपने टैलेंट और मेरिट के हिसाब से। जब से OTT आई हैं तब से थिएटर्स की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, लोग घर पे बैठ के पिक्चर देख लेते हैं। आपको क्या लग रहा है आने वाले टाइम में थिएटर्स के लिए और परेशानी वाली स्थिति पैदा होगी? आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि नहीं होगी और कि दोनों को एग्जिस्ट कर पाएंगे एक साथ। अगर दोनों को एग्जिस्ट कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। आई थिंक ये सब पूरे व्यापार के सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी और कला के सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे अभिनय करने, लेकिन बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। वैसे ही OTT ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है, काफ़ी डेमोक्रेटाइज किया है पूरे सिस्टम को OTT ने। तो OTT का बहुत बड़ा योगदान है इस उन्नति में, इस एवोल्यूशन में। कि इस OTT को मैं कहूँगा कि एक प्रगति का बहुत ही एक अहम पहिया है, जो जिसके साथ बहुत ही एवोल्यूशन हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है और डेमोक्रेटाइजेशन हुई है। कुछ निजी सवाल, खाली समय में जब आप किताब नहीं लिख रहे होते हैं, अभिनय नहीं कर रहे होते हैं, तो विमान क्या कर रहे होते हैं? फिर मैं कई बार पढ़ता रहता हूँ, पुरानी फिल्में देखता रहता हूँ। पुरानी फिल्मों देखने का बहुत बड़ा शौक है। पहले तो हमारी DVD लाइब्रेरीज हुआ करते थे, अब तो मैं फिर भी DVDs देखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक सॉर्ट ऑफ एक रिश्ता है उनके साथ। DVD प्लेयर है? DVD प्लेयर है, जी। अगर चीजें खत्म हो गई बस चले तो मैं VHS प्लेयर भी लगा देता हूँ। मतलब वो रिकॉर्ड प्लेयर आता था, जी, तो वो सारी कैसेट आती थी। मैं अपने आप को एक छोटा सा, एक मामूली सा इतिहासकार भी समझता हूँ, हिस्टोरियन। तो वो सारी चीज़ों में पढ़ना लिखना, फिल्में देखना, दोस्त लोगों के साथ वक्त बिताना, इन सारी चीज़ों में समय गुजार लेता हूँ। पुरानी फिल्मों में सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? सबसे अच्छी फिल्म मुझे वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट करके एक फिल्म है, वेस्टर्न काउबॉय फिल्में बहुत पसंद आती हैं मुझे। और ख़ास करके हमारी फिल्मों में, जैसे मेरे पिताजी की सबसे मनपसंद फिल्म है मेरी जलवा। एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, त्रिदेव, स्पर्श, पार,
और बहुत सारी फिल्में। आपको पिताजी के अलावा किस एक्टर की सबसे अच्छी एक्टिंग लगती है? संजय दत्त का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, और कादर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। कादर खान दोनों उनके स्क्रिप्ट्स और क्योंकि वो लेखक भी बहुत गजब के थे, तो उनका अभिनय भी और उनके जो डायलॉग्स भी हैं और उनकी जो स्क्रीन प्लेस भी है, उन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ और बहुत सीखने को मिला है उनके काम से। अमजद खान साहब, बहुत सारे लोग हैं, बहुत इतने रंगीन लोग हैं अपने सिनेमा के इतिहास में, जिनसे मैं सीखता रहता हूँ। नए दौर के लोगों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, मनोज वाजपेयी, के मेनन, इतने सारे लोग हैं, मैं बता ही नहीं सकता। अपनी उम्र के लोग भी, विक्की कौशल, विनीत कुमार, विनीत सिंह, अपना बहुत सारे लोग हैं यार, इतने सारे लोग हैं। खाना बनाना पसंद है? बिल्कुल। क्या बनाते हैं? अच्छा, मैं काफ़ी साधारण सा खाना बनाता हूँ। मैं जैसे ये तो नहीं कहूँगा कि मैगी बना देता हूँ वो दैट डजंट काउंट, लेकिन मतलब बेसिक चीज़ें बनाता हूँ। मेरा भाई बहुत अच्छा बनाता है, वो चिकन बनाता है, नॉनवेज खाना बनाता है, बहुत फिश बनाता है, बहुत अलग अलग चीज़ें बनाता है वो। खेल कौन सा पसंद है आपको? मुझे टेनिस बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है, और क्रिकेट और टेनिस जी सबसे मनपसंद। हीरो कौन सा अच्छा है? हीरो तो मेरे सबसे मनपसंद क्रिकेट की हीरो, क्रिकेट का मुझे सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद हैं, कोहली बहुत पसंद हैं, धोनी, फिर अपना गांगुली, राहुल द्राविड़, अनिल कुंबले, बहुत सारे लोग। ये जो प्यार हुआ, ये पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ? प्यार हुआ है हमारी जिंदगी में कितनी बार, एक या दो तीन बार हुआ हो। 2-3 बार हुआ जी। तो पहली बार दिल टूटा उतना ही दर्द हुआ? हाँ, पहली बार में सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसके बाद थोड़ी सी समझ आ जाती है और पता भी चलता है कि उसे कैसे उसके साथ डील किया जाए, कैसे कोप किया जाए। तो अभी शायद इतना दर्द नहीं होता है, लेकिन पहली दफा तो होता था, तो ऐसे लगता है कि जमीन टूट पड़ी है। जब जिस पिक्चर में जिस एक्ट्रेस के संग काम कर रहे होते हैं, पिक्चर खत्म हो जाती है, तो उस एक्ट्रेस से बातचीत होती रहती है, फिर जी बातचीत दोस्ती हो जाती है, फिर उसमें तो यहाँ पे बड़े बड़े किस्से चलते रहते हैं कि जो एक्टर होते हैं उनको इश्क बड़ा आसान होता है उनके लिए, करा फिर छोड़ दिया, फिर करा फिर छोड़ दिया, इमोशंस कम होते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति मिलजुल कर काम करते हैं और इतना गहरा काम करते हैं जैसे फिल्म में एक्टिंग करना, तो एक शायद कभी कभार दोस्ती हो जाती है, यारी हो जाती है, एक शायद कभी कभार प्यार भी हो जाता होगा। तो मुझे लगता है कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस काफ़ी जज्बाती लोग हैं, और एक जज्बाती रिश्ता, एक इमोशनल कनेक्शन हमेशा से होता है। तो चाहे रोमांस हो या ना हो, दोस्ती हो या ना हो, वो तो अलग अलग होता है सब लोग के बीच, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि लोग बिना इमोशंस के होते हैं। आई थिंक काफ़ी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दोनों काफ़ी जज्बाती लोग हैं। आपको कभी किसी एक्ट्रेस से प्यार हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी तक, उम्मीद है आगे। अब बहुत शुक्रिया विवान भाई, आप बहुत अच्छे से बोलते हैं। थैंक यू। एक बेहतरीन ऊर्जा से भरा हुआ लेखक, अब मैं अभिनेता से पहले लेखक कहूँगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी कम उम्र में विवान ने 3 उपन्यास भी लिखे होंगे। मैंने कहा नहीं कि जब आंखें खोलते हो तो घर का प्रवेश आपके अंदर जिंदा रहता है। नसीर साहब की ज़िंदगी, नसीर साहब की अभिव्यक्ति, नसीर साहब की बातें, और इस दौर में उनकी ख्यालों की बेहतरीन सोच जो इस इंसान को इंसान बनाती है, वो विवान के शायद खून में शामिल है। एक बढ़िया अभिनेता जो कॉन्फिडेंस के संग अपनी बातें करता है, बेबाक तरीके से बोलता है। मुझे यकीन है कि आपको विवान की बातें बहुत पसंद आई होगी। इन गलियों में एक बेहतरीन समाज को प्यार का संदेश देते हुए मूवी है, ज़रूर देख के आइएगा, क्योंकि इस दुनिया में अगर किसी चीज़ की लगातार कमी होती जा रही है, पानी के बाद, अच्छे पानी के बाद, तो वो प्यार की है। प्यार हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्यार मिलके बांटते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिएगा, ज़रूर बताइएगा आपको विवान कैसे लगे। शुक्रिया।